बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम अपना नया टॉपिक या जो भी कोई टॉपिक होगा वो शुरू करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम तक हमने जो पढ़ लिया था उसमें पहले मैं ये बता देता हूँ कि कहाँ तक पढ़ लिया था। टॉपिक मुकम्मल कर लिया था इसी बैच कॉस्टिंग मुकम्मल की। इसी के दरमियान में एक छोटा सा कंटेंट मुझे कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक पॉइंट जो है वो हमारा रह गया था जिसको हम सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं। तो सारे टॉपिक्स को मुकम्मल करने के बाद ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आज हम यही टॉपिक स्टार्ट लेंगे और इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसी में जितने भी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो मुकम्मल करेंगे, ताकि आज का सेशन मुकम्मल करने के बाद, आज का सर्विस कॉस्टिंग का टॉपिक मुकम्मल करने के बाद, हम इन्हीं सारे टॉपिक्स की, जिस तरह लिखा हुआ है जॉब, बैच, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्टिंग और बाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग, और आज का टॉपिक मिला के सर्विस कॉस्टिंग, इन सारों के एमसीक्यूज एक ही दफा मुकम्मल कर लेंगे। और इस तरह हमारे 10 टॉपिक्स मुकम्मल हो जाएंगे, 10 मेन टॉपिक्स हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। ऐसे समझ लेके 10 रहे हैं हमारे जो सिलेबस के लिहाज से। पार्ट सी भी मुकम्मल हो जाएगा और पार्ट डी के अंदर दो ही चैप्टर हैं या दो ही टॉपिक्स हैं। एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक नंबर 11 और टॉपिक दोनों टॉपिक मुकम्मल हो जाएंगे तो हमारा पार्ट डी भी मुकम्मल हो जाएगा और पार्ट डी की भी हम एमसीक्यूज करके ये सारे का सारा सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। फिर मैंने कहा था आपसे, जो हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, ये वाला टॉपिक मैंने कहा था कि मैं आपको सबसे आखिर में करवाऊंगा। ठीक है। तो ये फिर सबसे आखिर में हम करेंगे और इस तरह हमारा एफसीएम का तमाम सिलेबस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। टॉपिक नंबर 1 सिर्फ जो सर्विस कॉस्टिंग का टॉपिक था वो हम स्टार्ट लेते हैं और इसको हम मुकम्मल करेंगे। तो एज यूजुअल मैं एसीसी F2 को फॉलो करूंगा इस चैप्टर के अंदर भी, और इस चैप्टर में बुक में भी 10th चैप्टर बनता है और 10th चैप्टर के लिहाज से इसका जो टाइटल बनता है वो सर्विस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग कहलाता होता है। अब हम देखेंगे कि सर्विस क्या होती है और उसकी कॉस्टिंग जब करनी होती है तो वो हमने ये वाला सब्जेक्ट शुरू किया था तो उसमें हमने कुछ बातें ऐसी की थी जिसमें हमने ये कैटेगराइज किया था कि बिजनेस करने के लिहाज से हमारे पास तीन किस्म के बिजनेस होते हैं। हम तीन किस्म के बिजनेस कर सकते हैं। हमने ये जिक्र किया था कि सबसे पहला बिजनेस था ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और तीसरी किस्म का बिजनेस है सर्विस बिजनेस। और हमने ये जिक्र किया था कि ट्रेडिंग बिजनेस में हम कैसे बिजनेस करते हैं कि रेडीमेड चीजें खरीदते हैं और उनको एज इट इज बेच देते हैं, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करते। जिस तरह खरीदते हैं, जिस तरह की पैकिंग में खरीदते हैं उसी तरह की पैकिंग में हम उसको बेच देते हैं। तो ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, हम हमारे पास एक फ्रेंचाइज है आइसक्रीम की और हमने आइसक्रीम की फैक्ट्री से आइसक्रीम खरीदी। जैसे उन्होंने बनाई, उसको पैक किया, उसको एक अच्छी सी पैकिंग में पैक किया और पैक करने के बाद हमें बेच दिया। हमने भी उसको एज इट इज ही कस्टमर को बेच दिया, हमने उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की, ना पैकिंग की तब्दीली की, ना किसी किस्म की कोई जो आइसक्रीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको चेंज किया। जैसी खरीदी वैसी ही बेच दी। ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। दूसरे किस्म का बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी हमने यही कहा था कि हमने कोई भी चीज खुद बनाई, प्रोड्यूस की, मैन्युफैक्चर की या उसको मेक किया, उसको रॉ मटेरियल के जरिए उसको प्रोसेस करने के बाद उसको बनाया। तो ऐसे तमाम के तमाम खुद बनाई हुई चीजों को बेचने के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं, या प्रोडक्शन बिजनेस भी कह सकते हैं कि जी हमने खुद चीज़ को प्रोड्यूस किया और उसके बाद बेच दिया। और उसकी एग्जांपल मैं दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी शुरू शुरू में, कि हमने फॉर एग्जांपल हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है और हम गारमेंट फैक्ट्री चलाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम गारमेंट फैक्ट्री के तौर पर जो है वो शर्ट्स बनाते हैं, ट्राउजर्स बनाते हैं और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और बना बना के हम कस्टमर्स को बेचते हैं। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि जी कपड़ा लिया, हमने फैब्रिक लिया, उसके जरिए शर्ट को काट के स्टिच करके उसको पैक करके बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ कि असल में हमने क्या खरीदा था? फैब्रिक खरीदा था और उसको कन्वर्ट किस में किया? शर्ट में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट किस में किया? ट्राउजर में कन्वर्ट किया। और कन्वर्ट करने के बाद उसकी शक्ल तब्दील की,
पहले वो फैब्रिक की शक्ल में था, अब उसको हमने शर्ट में या उसमें ट्राउजर में कन्वर्ट किया, उसकी शक्ल तब्दील की, शक्ल तब्दील करने के बाद इसको बेच दिया। तो ऐसे एक बिजनेस को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं। अच्छा, इन्हीं दोनों बिजनेस के बारे में मैंने ये कहा था कि दोनों के दोनों किस्म के बिजनेस जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में नजर आते हैं। चीजों को हम टच कर सकते हैं, चीजों को हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, और उनको एक हाथ से दूसरे हाथ में जो है ना वो पहुंचा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन के हाथ से वो चीज जो है वो कस्टमर के हाथ में चली जाती है, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं कि जी हमने ऐसे बिजनेस को ये कह सकते हैं कि किसी फिजिकल फॉर्म में बिजनेस किया, किसी प्रोडक्ट को इन शेप बिजनेस किया। तो ऐसे तमाम बिजनेस जो कि सारे के सारे बिजनेस जो है ना इन शेप बिजनेस किए जाते हैं, किसी न किसी चीज की सूरत में किए जाते हैं, उसकी कोई ना कोई जो है वो फिजिकल फॉर्म होती है। एक हाथ से दूसरे हाथ जो है जब हम ट्रांसफर करते हैं चीजों को, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब कभी भी हम किसी ऐसे बिजनेस की बात बात करते हैं जिसमें हम पैसा तो कमाना चाहते हैं, कस्टमर को कोई ना कोई फायदा तो पहुंचाना चाहते हैं, कस्टमर को कोई यूटिलिटी तो प्रोवाइड करना चाहते हैं, कस्टमर को किसी ना किसी लिहाज से हम उसको उसका जो जरूरत है वो पूरी तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास देने के लिए उनके उनके लिए कुछ नहीं है। हम अपने हाथ से उनको उठा के कोई चीज नहीं दे सकते, हम उनको किसी भी लिहाज से उनको कोई भी चीज इन शेप जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना हम उसको बना सकते हैं, ना हम उनको जो है ना वो बेच सकते हैं। फिर भी हम कस्टमर को फायदा पहुंचाते हैं, और फायदा पहुंचाने के बदले में जो पैसा कमाते हैं, ऐसे तमाम के तमाम बिजनेस को हम क्या कहते हैं, सर्विस बिजनेस कहते हैं। और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ के लिहाज से देखें तो उसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कपड़े आयरन करवाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाते हैं, बाहर से धोबी के पास जाते हैं, कपड़े धुलवाते हैं, कपड़े धुलवा के और उसको इस्त्री करवा के ले आते हैं, और उसको उसके बदले में पैसे दे आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने हमारे ही कपड़े जो हैं वो साफ करके दे दिए। जैसे कपड़े दिए थे वैसे ही कपड़े ले लिए, लेकिन अब इस वक्त वो क्लीनलीनेस के लिहाज से, सफाई के लिहाज से बड़े अच्छे हैं, इस्त्री किए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने हमें कोई अपनी जेब से या अपने हाथ से या अपनी दुकान से कोई चीज नहीं उठा के दी, बस हमें एक छोटी सी यूटिलिटी दे दी है, फायदा दे दिया है, या हमारी जरूरत पूरी कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कोई बिजनेसमैन फिजिकल फॉर्म में कोई चीज जो है वो ट्रांसफर नहीं करता अपने कस्टमर को, सिर्फ और सिर्फ उसको किसी ना किसी लिहाज से बेनिफिट पहुंचा देता है, चाहे वो बेनिफिट वो हाथ से उसको पहुंचाए या अपने माइंड से सोच करके कोई फायदा पहुंचाए, तो ये सारे के सारे बिजनेस जो है वो सर्विस बिजनेस कहलाते हैं। जैसे मैं टीचर हूं, तो मैं टीचर के लिहाज से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकता हूं, कुछ लफ्ज मैं आपको दूंगा, कुछ पेजेस का नॉलेज दूंगा, फिजिकल फॉर्म में कोई नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपकी अपने माइंड से आपके माइंड में कोई बात ट्रांसफर करूंगा और उसके बदले में पैसे कमा लूंगा। तो टीचर भी सर्विस दे रहा होता है, इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ डॉक्टर भी सर्विस दे रहा होता है, इसी तरीके से वकील भी सर्विस दे रहा होता है। और इसी तरीके से अगर ज़्यादा मॉडर्न बिजनेस की बात की जाए, तो जिस तरह अकाउंटेंसी का बिजनेस है, ये भी जो है ना वो लोगों को अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे के और वो पैसा कमा रहा होता है। तो हर वो बंदा जो कि जो है ना वो फिजिकल फॉर्म में तो कोई चीज ट्रांसफर ना करे अपने कस्टमर को, लेकिन फिर भी उसको फायदा पहुंचा दे, और उस फायदा पहुंचाने के बदले में जो पैसे कमाए, ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं, सर्विस बिजनेस कहते हैं। आइए जरा मैं थोड़ा सा किताब से भी इसके लिहाज से वो क्या कहता है। वो कहता है कि सर्विस, हाँ उसने तो स्टार्ट ही सर्विस कॉस्टिंग से लिया है कि सर्विस कॉस्टिंग क्या होती है। तो सर्विस कॉस्टिंग को डिफाइन कर लेते हैं। सर्विस कॉस्टिंग से मुराद ये है कि जब कभी भी कोई भी बंदा सर्विस का बिजनेस कर रहा होता है और अपने सर्विस देने के लिहाज से करने के लिहाज से जो पैसे खर्च करके वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करता है, एक ऐसा कॉस्ट का प्रोसीजर है जिसमें सर्विस देने के लिहाज से कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, ऐसे कॉस्ट को हम सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं।
ठीक है। जैसे सर्विस कॉस्टिंग इज यूज व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ डिपार्टमेंट प्रोवाइड अ सर्विस सच एन अकाउंटेंसी फर्म प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फॉर अ कंपनी। वो कहता है कि जिस तरह एक अकाउंटेंसी फर्म जो है वो लोगों को सर्विसेज देती है, लोगों को अकाउंट्स बना के देती है, उनको फॉर एग्जांपल उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देती है, फॉर एग्जांपल उनको ऑडिट की सर्विसेज देती है, या उनको किसी भी लिहाज से टैक्सेशन की सर्विसेज देती है। तो ये सारी की सारी जो फर्में होती हैं, अकाउंटेंसी फर्में, जब ये लोगों को यूटिलिटी देती हैं, किसी भी लिहाज से कोई फायदा पहुंचाती हैं और उसके बदले में जो पैसे कमाती हैं, ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सर्विस बिजनेस कहते हैं। और सर्विस कॉस्टिंग का मतलब ये है कि जो उन्होंने अकाउंटेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं अपने कस्टमर को, उसके ऊपर जो उनकी जेब से पैसे खर्च हुए हैं, वो सारे के सारे जब उसको इकट्ठे किए जाते हैं और उसको टोटल किया जाता है और उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और उसको समराइज किया जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं। वो कहता है कि जी, किसी भी चीज को सर्विस कहलाने के लिहाज से चार किस्म की खसूसियत है। अगर वो पाई जाए तो फिर वो सर्विस बिजनेस कहलाएगा। अगर वो चार चीजें ना पाई जाए तो फिर वो कौन सा बिजनेस कहलाएगा? ट्रेडिंग कहलाएगा या मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। तो बड़ी जबरदस्त सी उसने जो है ना वो चार किस्म की खसूसियात बताई हैं, चार किस्म की फीचर्स बताई हैं, या चार किस्म की जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। अगर ये आपको कहीं पे किसी बिजनेस में नजर आए तो फिर वो बिजनेस कौन सा कहलाएगा? सर्विस बिजनेस कहलाएगा। और अगर वो इन चारों ये चार नजर ना आए तो फिर वो कौन सा बिजनेस कहलाएगा? या तो ट्रेडिंग कहलाएगा या तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कहलाएगा। ये बड़ी जबरदस्त सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है ना वो फीचर्स हैं, जो कि आप पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर्विस बिजनेस के लिहाज से वाकई ये खसूसियात थी। तो सबसे पहले खसूसियत ये है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है ना नजर आने वाला। इंटेंजिबिलिटी का मतलब ये कि जिसको हम टच नहीं कर सके, एक ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कस्टमर को फायदा तो पहुंच रहा है, कस्टमर को कोई यूटिलिटी तो मिल रही है, लेकिन वो नजर नहीं आती। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपको नॉलेज मिल रहा है और ये नॉलेज सीधा आपके जहन में चला जाएगा। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वकील आपके लिए केस लड़ रहा है, तो वकील जो है ना वो आपका मसला हल कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपका इश्यू रिजॉल्व कर रहा है, और इश्यू रिजॉल्व करने के बदले में आपसे वो फीस कमा लेगा। ठीक है। ना फिजिकल फॉर्म में उसने कोई सर्विस आपको ट्रांसफर की, ना ही फिजिकल फॉर्म में आपने कोई सर्विस या कोई चीज जो है ना उससे रिसीव की। ठीक है। ना नजर आने वाली चीजें बगैर टच किए जो भी कोई सर्विस दी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? इंटेंजिबिलिटी कहेंगे। पहली बात, सर्विस बिजनेस के अंदर इंटेंजिबिलिटी होती है। दूसरी बात, हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब ये हुआ कि हर दफा टीचर एक जैसा नहीं पढ़ाता, हर दफा वकील एक जैसा केस नहीं लड़ता, हर दफा डॉक्टर एक जैसा इलाज नहीं करता, हर दफा कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी मैंने धोबी की मिसाल दी है, क्लीनर की मिसाल दी है, हर दफा भी एक जैसा वो सूट आपको नहीं क्लीन करके देगा, नहीं आयरन करके देगा। हर दफा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट होगी। हेट्रोजिनिटी का मतलब भी यही है कि हर दफा सर्विस मुख्तलिफ होती है, हर दफा जो है उसमें वेरिएबिलिटी होती है, हर दफा उसके अंदर जो है वो तब्दीली होती है। कभी वो मूड में होता है तो बहुत अच्छा काम करता है, मूड में ना हो तो वो थोड़ा सा कम अच्छा काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस बिजनेस के अंदर जो है वो सेम परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि हेट्रोजिनिटी के अंदर, क्योंकि लेबर इन्वॉल्व है, ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है, और ह्यूमन एक्टिविटी हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसलिए वो कहना चाह रहा है कि सर्विस के बिजनेस के अंदर हेट्रोजिनिटी का एलिमेंट शामिल होता है। ठीक हो गया। और मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, आप भी पढ़ लें। वो कहता है कि हाई ह्यूमन इनपुट की वजह से जो है वो हर हर वक्त एक जैसा काम नहीं होता। अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाएं अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए, तो कभी वो बहुत अच्छी सर्विस कर देते हैं और कभी वो इतनी अच्छी सर्विस नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेट्रोजिनिटी का एलिमेंट शामिल है। तो जब कभी भी आप देखें कि चीजें हेट्रोजिनिटी के लिहाज से पाई जाए तो वो कौन सा बिजनेस कहलाएगा? वो सर्विस का बिजनेस कहलाएगा। तीसरी खसूसियत ये है कि जी, हम सर्विस के बिजनेस को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। हम सर्विस के बिजनेस को जो है वो ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, हम इंस्पेक्शन तो किसी फिजिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट की ही इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे किसी चीज को हम
इंस्पेक्ट करते हैं, कोई चीज होती है तो हम उसको देखते हैं। सर्विस में तो कोई चीज नहीं है। सर्विस में तो जो है ना वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, तो आप मेरे बोलने को या मेरे पढ़ाने के तरीके को कैसे जज करेंगे? हाँ, आप इस तरह जज कर लेंगे कि अगर आपको बात समझ आ रही है तो आप कहेंगे वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छी समझ आई है। लेकिन आप उसको फिजिकल फॉर्म में इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, किसी क्राइटेरिया के तहत जो है वो आप उसको चेक नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ आपको कि मेरे ब्लड सैंपल ले लिया जाए और ब्लड सैंपल से पता किया जाए कि जी मेरे अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज जो है ना वो डिजीज शामिल है, तो वो क्या होगा? मेरा ब्लड सैंपल लेंगे, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद बता देंगे कि जी मेरे अंदर ये बीमारियां हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आप ये देखें कि मैंने फॉर एग्जांपल पढ़ाया है, तो आप उसको जो है ना वो जज करें और बताएं कि क्या है, तो आप यही कहेंगे कि अच्छा है या बुरा है, अच्छा पढ़ाया है या बुरा पढ़ाया है। लेकिन आप उसको किसी क्राइटेरिया के तहत जज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि सर्विस बिजनेस के अंदर जो है ना वो एक ही वक्त में चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, या एक ही वक्त में सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है, और उसी वक्त ही हमें रिसीव करनी पड़ती है, हम उसको जो है वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, चलें, चौथी और आखिरी चीज, पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब यही है कि हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो जब कभी भी किसी भी यूटिलिटी को हम स्टोर नहीं कर सकते, तो ऐसा बिजनेस कौन सा बिजनेस कहलाएगा? सर्विस बिजनेस कहलाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटेंजिबिलिटी है, हेट्रोजेनिटी है किसी बिजनेस के अंदर, या उसको साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है, या पेरिशेबिलिटी है, ये चारों में से कोई एक या तीनों या चारों या दोनों, दो भी अगर खसूसियात पाई जाएं, तो फिर वो बिजनेस कौन सा कहलाएगा? सर्विस बिजनेस कहलाएगा। ठीक हो गया। ये हमने बहुत इसके ऊपर जबरदस्त सी जो है ना डिस्कशन कर ली है। अब मुझे उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक जो है वो एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुका है, और अगर आपको इसके अंदर जो है वो मजीद एक्सेल करना है, मजीद डीप डाउन करना है, तो आपको इसकी समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। एक इलस्ट्रेशन करते हैं, बल्कि इलस्ट्रेशन क्या, एक पहले एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं कि सर्विस बिजनेस जो है वो उसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो वो कहना चाह रहा है कि होटल का बिजनेस जो होता है वो भी सर्विस बिजनेस है। एक कॉलेज के अंदर जो है वो तालीम दी जा रही है, तो वो भी सर्विस का बिजनेस है। और अगर एक हेयर ड्रेसर है तो वो भी सर्विस का बिजनेस कर रहा है। और एक रेस्टोरेंट है, और किस्म के जो बिजनेस हैं, ये सारे के सारे सर्विस बिजनेस है। इन इन बिजनेस को हम ना ट्रेडिंग बिजनेस कह सकते हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कह सकते हैं, इनको हम सर्विसेज कहेंगे। चलें, अब थोड़ा सा और डीप डाउन करते हैं, और डीप डीप अप करते हैं, और देखते हैं कि जिस सर्विस के बिजनेस के लिहाज से हमें किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। मेरे पास चार सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देंगे। अगर उन सवालों का जवाब यस में है या नो में है, तो फिर वो उसकी सिचुएशन कैसे पैदा होगी। जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, इज आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस। वो कहता है कि सर्विस बिजनेस की जो आउटपुट है वो परफॉर्मेंस की सूरत में होती है। तो इसका मतलब, इसका जवाब ये है यस। हाँ, कि हम सर्विस बिजनेस में चीजों को एज ए आउटपुट के तौर पर किस तरह देते हैं? परफॉर्मेंस के तौर पर देते हैं। सिंपल परफॉर्मेंस, मैं बोल रहा हूं, एक खास टाइम तक बोलता रहूंगा, एक खास टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, तो और खास टॉपिक के ऊपर बात करके मैं कुछ देर के बाद मैं अपने टॉपिक को मुकम्मल कर लूंगा। मैं कहूंगा आज का टॉपिक इतना ही था, आप मुझे पैसे दे देंगे और मैं चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूं। क्रिकेटर परफॉर्मेंस देता है, फुटबॉलर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्रिकेटर को हमने जो है ना वो हायर किया है एज ए फ्रेंचाइज के तौर पर, मैं एक फ्रेंचाइजर हूं, मैंने जो है ना वो किसी क्रिकेटर को जो है ना वो हायर किया, उसने क्या किया, उसका काम है बैटिंग करना या बॉलिंग करना, उसने बैटिंग की, बॉलिंग की, और वो पैसे कमा के चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विस के बिजनेस में परफॉर्मेंस दी जाती है, परफॉर्म किया जाता है, मेंटली तौर पर या हाथ से या दोनों से। जब परफॉर्म किया जाता है तो वो उसकी आउटपुट होती है। ठीक हो गया। तो अगर मैं कहूं आपको कि इज आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस, तो आप कहेंगे यस। दूसरा सवाल, इज द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस वेरिएबल? तो जवाब होगा यस। वो कहता है कि सर्विस के बिजनेस के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस जो होती है वो वेरिएबल होती है। हाँ, वेरिएबल होती है। कभी बहुत अच्छा काम करेंगे, कभी बहुत बुरा काम करेंगे, कभी दरमियाने दर्जे का काम करेंगे, कभी मूड में होंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, और अगर मूड में नहीं होंगे तो अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? परफॉर्मेंस वेरिएबल होती है, सर्विस वेरिएबल होती है, हर दफा एक जैसी नहीं होती। ठीक है। तो जब कभी भी ये कहा जाएगा कि परफॉर्मेंस वेरिएबल है, तो फिर कौन सा बिजनेस होगा? सर्विस बिजनेस होगा। तीसरी चीज,
कैन यू इंस्पेक्ट द सर्विस इन एडवांस ऑफ रिसीविंग देम। वो कहता है कि जब सर्विस ली जा रही होती है तो उसको पहले से आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो जवाब होगा नो, हम उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं, एक और मिसाल मेरे माइंड में आ गई है कि आप किसी जगह पर होटल किराए पर लेते हैं, एक रूम किराए पर लेते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये कमरा हम मेरे लिए सही है या नहीं है, मेरे लिए जो है वो आरामदेह है या नहीं है। आप जाएंगे, कमरा किराए पर लेंगे और रहना शुरू कर देंगे। जितनी देर रहना होगा रह लेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ये तो नहीं करेंगे कि जी फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर एग्जाम्पल जो है वो कल होटल किराए पर लेना है तो आज जाकर चेक कर लें, सो कर देख लें, बेड को जरा टेस्ट करके देख लें कि जी ये आरामदेह है या नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा होता भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सर्विस को इन एडवांस इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। हम रूम के अंदर सो कर नहीं चेक कर सकते। हम फॉर एग्जाम्पल खाना खाने जाएं और उसको ये नहीं कहेंगे कि मुझे जरा चेक तो करवाओ, खाना चेक तो करवाओ, लंच चेक तो करवाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल वो चिकन टिक्का बेच रहा है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि चेक करवाओ। ठीक है? इतना उनके पास भी टाइम नहीं, इतना हमारे पास भी टाइम नहीं है। हाँ, हम जाएंगे उसी के पास जिसकी बहुत ज्यादा मशहूरी होगी, जिसका हमने जो है ना वो एक दफा टेस्ट चेक किया होगा, और हम दोबारा जाएंगे भी उसी के पास। या तो सुना हुआ अच्छा होगा, या तो हमने खुद ही एक दफा जो है ना उसकी सर्विस हासिल करके देखी होगी। ये कभी नहीं किया होगा कि जरा चेक करके देखते हैं कि जी ऐसा कुछ है जो कि हम खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैन यू इंस्पेक्ट द सर्विसेज इन एडवांस रिसीविंग देम। तो आंसर क्या होगा? नो, वी कैन नॉट। हम सर्विसेज को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो जब इंस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर वो कौन सा बिजनेस होगा? सर्विस का बिजनेस होगा। चौथी और आखिरी चीज, कैन द होटल सर्विस बी स्टोर्ड। वो कहता है कि होटल की सर्विसेज को हम स्टोर कर सकते हैं। तो जवाब होगा नो, हम उसकी सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। वो हम मैं इसमें एक छोटी सी लाइन पढ़ना चाहूंगा। यू कैन नॉट टेक योर बेड अवे विद यू। वो कहता है कि जी जो आपको बेड पसंद आ गया है, क्या आप वो कहीं और साथ लेके जा सकते हैं? तो इसका मतलब, इसका जवाब होगा नो। नॉर कैन यू कीप योर ब्रेकफास्ट। क्या जो आपको ब्रेकफास्ट पसंद आ गया है, क्या ये जब अगली दफा आना होगा, एक महीने के बाद आना होगा, तो इसी को स्टोर कर सकेंगे? तो इसका जवाब होगा नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सर्विसेज को स्टोर भी नहीं कर सकते, सर्विसेज को इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। सर्विसेज वेरिएबल होती हैं, और जो पहला पहला पॉइंट है वो ये है कि सर्विसेज जो हैं वो परफॉर्मेंस की सूरत में होती हैं, प्रोडक्ट की सूरत में नहीं होती। तो चलें, ये भी बातें मुकम्मल हो गई। अब हम देखते हैं कि जो सर्विस के बिजनेस के अंदर जो यूनिट कॉस्ट होती है, उसको मैयर करने के लिहाज से कौन कौन से हम कॉस्ट यूनिट यूज करते हैं। मैंने इस छोटी सी पॉइंट की डिस्कशन शुरू शुरू के चैप्टर्स में की थी, और आपको ये बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिट कॉस्ट एंड कॉस्ट यूनिट। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा, एक यूनिट की कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट को यूनिट कॉस्ट कहते हैं। लेकिन इसके उलट में एक लफ्ज है कॉस्ट यूनिट, और कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कॉस्ट जो किसी मेजरमेंट के लिहाज से अटैच की जाती है। मसलन मैं उसको मिसाल देता हूं कि हम जब होटल किराए पर लेने जाएंगे ना, तो पर रूम के लिहाज से उसका किराया तय करेंगे, पर रूम के लिहाज से। अगर हम किसी भी एयरलाइन में सर्विस लेंगे, या एयरलाइन में जो है वो सफर करेंगे, तो उसकी टिकट जो होगी वो पर टिकट के हिसाब से होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम किसी भी सर्विस को हासिल करते हैं, और सर्विस को हासिल करने के बदले में जो हम पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट जो है वो किसके जरिए मैयर हो रही है? होटल की सर्विस हमेशा पर रूम के लिहाज से मैयर होगी, पर यूनिट नहीं कहेंगे उसको। या उसको हम ये कहेंगे कि पर बेड के हिसाब से हमें सर्विस मिलेगी, पर हेड के हिसाब से सर्विस मिलेगी। जिस तरह हम खाना खाने जाते हैं, होटल्स के अंदर खाना खाने जाते हैं, तो हमसे जब पैसे चार्ज किए जाते हैं तो वो पर हेड के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पर हेड की बात की जाती है तो फिर क्या होता है? कॉस्ट यूनिट। और जब कभी भी पर यूनिट के लिहाज से बात की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कॉस्ट। ठीक हो गया?
तो ये था थोड़ा सा फर्क, और इसी को ही हम आगे साथ लेकर चलेंगे। उसने फिर एग्जांपल्स दी हैं कि अगर मील के लिहाज से हम देखें तो मील के लिहाज से क्या लफ्ज यूज, पर मील कॉस्ट हो जाएगा, पर वर्क फॉर द रिसेप्शन स्टाफ। वो कहता है कि रिसेप्शन स्टाफ जब काम कर रहा होगा और जब उनको तनख्वाह दी जाएगी तो वो पर आवर के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी। तो ये बात याद रख लें कि जब कभी भी कॉस्ट को मैयर किया जाता है, तो मैयर जब किया जाता है तो जिस चीज के जरिए मैयर किया जाता है उसको हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं। और जब कभी भी जो है ना वो किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को जब बेचा जाता है तो वो पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से उसको मैयर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और मजीद पढ़ते हैं ताकि जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट इसके लिहाज से और अच्छा हो जाए। वो कहते हैं एक कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट से क्या मुराद है, ये बात याद रख लें कि जब दो किस्म की मेजरमेंट एक ही चीज के बिजनेस के लिहाज से काउंट की जाएगी तो उसको हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहेंगे। जैसे मैं उसकी मिसाल देता हूं, यहां पर एक मिसाल, डिस्टेंस टन माइल फॉर द। वो कहता है कि जब कभी भी हम किसी भी सर्विस को हम हायर करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे हमने ट्रक किराए पर लिया, तो ट्रक वाले बताओ किस तरह आपसे सर्विस चार्ज करेंगे या आपसे पैसे चार्ज करेंगे। वो कहेंगे कि इतना वजन अगर होगा और इतने डिस्टेंस पे अगर आपको सामान चाहिए होगा तो हमारे इतने पैसे होंगे। तो वो इसका मतलब ये हुआ है कि वो दो चीजों के लिहाज से मेजरमेंट करते हैं, वो पर टन और साथ ही पर माइल के हिसाब से जो है वो आपसे तय करेंगे। आपसे वजन के लिहाज से भी तय करेंगे, आपसे डिस्टेंस के लिहाज से भी तय करेंगे। दोनों चीजों के लिहाज से आपके साथ रेट तय करेंगे, तो दोनों चीजों के लिहाज से उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। इसी तरीके से जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले किस तरह चार्ज करते हैं आपसे, पर पेशेंट पर डे के हिसाब से। कितने पेशेंट हैं, दो पेशेंट हैं, एक दिन उन्होंने जो है वो सर्विस ली है, तो फिर क्या होगा कि दो पेशेंट के पैसे किस तरह चार्ज होंगे, दो पेशेंट को पर पर्सन के हिसाब से भी लेंगे और दो पेशेंट के दिनों के हिसाब से भी लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने दिन उन्होंने स्पेंड किए हैं उसके पैसे चार्ज किए जाएंगे और कितने पेशेंट है उसके लिहाज से पैसे चार्ज किए हैं। दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपका बिल बनेगा। एक चीज को मद्देनजर रखते हुए बिल नहीं बनेगा, पेशेंट को माइंड में रख के बिल नहीं बनाएंगे, वो दिनों को भी माइंड में रखेंगे, वो पेशेंट्स को भी जो है ना माइंड में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जी जब आप गाड़ी में सर्विस कर रहे होते हैं या गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं, तो गाड़ी वाला आपसे सिर्फ ये नहीं आपसे किराया मांगेगा कि जी दो बंदों का किराया दे दो, तीन बंदों का किराया दे दो। वो आपसे ये भी तय करेगा कि कितनी दूर तक जाना है आपने। अगर आपने लाहौर तक जाना है तो इतना किराया होगा, लाहौर से आगे जाना है तो फिर इतना किराया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसेंजर के लिहाज से भी आपसे किराया लेगा और जितना दूर जाना है उसके लिहाज से भी किराया लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा कॉस्ट यूनिट होते हैं तो उसको हम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहेंगे। ठीक हो गया। चलें अब एक छोटी सी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमने अब तक कितना समझ लिया है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग की खसूसियात क्या क्या हैं। वो आपके पास जवाब के को जज करने के लिहाज से तीन ऑप्शंस देगा या तीन जो है ना वो पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर्स देगा। उसमें से आपने सिलेक्ट करना है कि तीनों सही हैं, दो सही हैं या एक सही है। फिर उसके लिहाज से आपको चार एमसीक्यूज बना के दे रहा है, जैसे हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एज ए प्रोपोर्शन टू द टोटल कॉस्ट। वो कहता है कि जी जो लेबर होती है ना सर्विस के बिजनेस में वो बहुत ज्यादा होती है। हाँ मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मटेरियल तो होता नहीं है सर्विस के बिजनेस में, मटेरियल तो कोई नहीं लगाया जाता। अगर मटेरियल लगाया जाता तो फिर वो सर्विस का बिजनेस ना होता, फिर तो वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता। तो फिर सर्विस के बिजनेस में ज्यादा पैसे किस चीज पर खर्च किए जाते हैं, लेबर के ऊपर खर्च किए जाते हैं। आप किसी भी सर्विस बिजनेस को ले लें उसमें ज्यादा एलिमेंट जो है वो लेबर का होता है। लेबर मीन्स हाथ से काम करना, जहन से काम करना, या किसी भी लिहाज से जो लेबर की जाती है तो उसके पैसे जो है वो अदा किए जाते हैं। तो वो कहता है कि सर्विस के बिजनेस में ज्यादा पैसे खर्च किस चीज पे किए जाते हैं, ना मटेरियल पे किए जाते हैं ना एफओएच पे किए जाते हैं, ज्यादा पैसे लेबर पे खर्च किए जाते हैं। तो ये पहली बात सही है, पहली लाइन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। दूसरी लाइन यूज ऑफ कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। वो कहता है कि सर्विस के बिजनेस में जो है वो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट
यूज किया जाता है, इक्विवेलेंट यूनिट्स, वो कहता है इक्विवेलेंट यूनिट्स को यूज किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत की है। देखें, इक्विवेलेंट यूनिट्स किस में यूज किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में। हम यहाँ पर कोई चीज मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे, सर्विस के बिजनेस में कोई चीज मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे, हम तो सर्विस दे रहे हैं। और सर्विस में हमने क्या करना होता है? हमने फिजिकल फॉर्म में कोई परफॉर्मेंस देनी होती है। तो फिजिकल फॉर्म में जब कोई परफॉर्मेंस देनी है तो उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं होते। इक्विवेलेंट यूनिट्स का ताल्लुक हमेशा प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम इसका आंसर, करेक्ट आंसर देना चाहें, तो पहली और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो सही है, तीसरी पॉसिबिलिटी गलत है। तो इस लिहाज से हम चारों एमसीक्यूज को चेक करते हैं कौन सा आंसर हमारी या कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारे लिए सही है। अल्फा नहीं, अल्फा में सिर्फ पहली लाइन की बात की जा रही है। बीटा, पहली और दूसरी बिल्कुल सही है। बीटा के अंदर हमारा बिल्कुल सही जवाब फिट इन आ रहा है। चार्ली के लिहाज से सिर्फ दूसरे की बात की जा रही है, ये भी गलत है। और डेल्टा के लिहाज से दूसरे और तीसरे की बात की जा रही है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? बीटा है। और अगर हम ये कहें कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो वो क्या होगा? बीटा। बीटा को लॉक कर दिया जाए। चलें जी, आगे चलें। मेरे ख्याल में आपको ये सवाल बड़ा अच्छा समझ आ गया होगा, और आप भी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको भी जो है ना वो मजीद आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जी कॉस्ट पर सर्विस यूनिट, वो कहता है कि जी पर सर्विस कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बड़ा आसान सा फार्मूला है। वो कहता है कि जी जितने पैसे डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर खर्च, जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च किए गए वो ले लें, जितने ओवरहेड, उसको क्या क्या कहेंगे? टोटल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट कहेंगे। अब ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है। अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से ये वाला फार्मूला जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि अगर मटेरियल खर्च हुआ है तो उसको ले लें, अगर लेबर तो खर्च होगी होगी उसको ले लें, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं तो वो ले लें, कोई ओवरहेड्स खर्च हुए हैं तो वो ले लें, सारों को जमा कर दें। सारों को जमा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, जब टोटल कॉस्ट आ जाएगी तो जितनी भी सर्विसेज दी हैं, जितनी भी कॉस्ट यूनिट, मसलन मैं ये कहता हूं कि ये किसी हॉस्पिटल की कॉस्ट है, हॉस्पिटल की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल, इन सारों का टोटल किया गया तो वो 10,000 रुपये बने। ठीक है, और कितने पेशेंट जो है ना वो हमने सर्व किए हैं, फॉर एग्जांपल हमने सर्व किए हैं 100 पेशेंट सर्व किए हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक पेशेंट की कॉस्ट क्या है, तो आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल पेशेंट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल पेशेंट्स। टोटल कॉस्ट कितनी है? 10,000। टोटल पेशेंट्स कितनी है? 100। 10,000 को 100 पे तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 100। तो 100 को क्या कहेंगे? कॉस्ट पर सर्विस। स्टैंडिंग थी जो मैं जी चाह रहा था कि आपको दे दूं। अब ये थोड़ा सा और कुछ बातें हैं जो कि जो है ना वो हमने ज़हन में रखनी है जब कभी भी हम सर्विस कॉस्टिंग कर रहे होंगे, तो उसमें ये बात का ख्याल करेंगे। वो कहते हैं इन सर्विस कॉस्टिंग इट इज नॉट अनकॉमन फॉर द लेबर टू बी द ओनली डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व। वो कहता है कि ये जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ लेबर कॉस्ट ही हो, कुछ और कॉस्टें भी लग सकती हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, नजर आता है कि लेबर कॉस्ट ही ज्यादा इनकर होगी, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ और कॉस्टें भी इनकर हो सकती हैं, जिस तरह फार्मूले के अंदर बयान किया है कि मटेरियल भी खर्च हो सकता है थोड़ा बहुत। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल की एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, तो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो किसी ना किसी किस्म का जो है ना वो इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। किसी न किसी किस्म का जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि बेड के लिए शीट भी चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो शीट को चेंज क्यों किया जाएगा? शीट को धोएंगे, बिस्तर को धोएंगे, तो धोने के लिहाज से हमें सर्फ चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल मैं आसान सी बात कर रहा हूँ, सर्फ चाहिए होगा या साबुत चाहिए होगा, उससे धोएंगे और धो के फिर ही जो है ना वो पेशेंट को उस पर सुलाएंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मटेरियल भी यूज हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरी वो बात कहना चाह रहा है, इन सर्विस कॉस्टिंग कैन बी क्लासिफाइड एज बीइंग फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। वो कहता है सिंपल सी बात है कि सर्विस के बिजनेस में भी तीन किस्म की कॉस्टें हो सकती हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। और फिर वो कहता है तीसरी बात, द कॉस्ट पर सर्विस यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय एस्टेब्लिशिंग द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ द सर्विस यूनिट्स। तीसरी पॉइंट में बड़ी सिंपल सी बात वो कह रहा है कि अगर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, तो आपने क्या करना है? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज पे, कि जितनी सर्विसेज दी हैं उस पर डिवाइड करना है, पर सर्विस कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना? तो तीसरे पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है?
पर यूनिट जो सर्विस कॉस्ट है उसको कैलकुलेट इस तरह किया जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है। और चौथा और आखिरी, अब उसका वो फार्मूला खुद भी दे रहा है, एक दफा मैंने भी बताया दिया है, एक दफा वो खुद भी दे रहा है, देखें जरा। ये देखें, टोटल कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, जितने पैसे खर्च किए हैं उसको डिवाइड द सर्विसेज, कि जितने जो है ना वो तादाद में सर्विसेज दी हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो पर कॉस्ट पर सर्विस यूनिट कैलकुलेट जो है ना वो इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। बस यही एक फार्मूला है जो आपने यूज करना है, और कोई काम नहीं है आपका। आगे मैं 2-3 सवाल कराऊंगा आपको, तो उसमें भी इसी फार्मूले के जरिए ही मैं सवाल हल करना सिखाऊंगा। ठीक है। और ये वाला फार्मूला आपने खाली है, इसको सॉल्व करते हैं। आप इस इलस्ट्रेशन को पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ, और इसका जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो भी पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। द कैंटीन ऑफ अ कंपनी रिकॉर्ड द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ मंथ। एक महीने के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिया गया है, और वो हमें सब सामने नजर आ रहा है। वो कहता है कि इनकम क्या है, पूरे महीने की इनकम क्या है, 59,010 रुपये। हमने पूरा महीने जो है वो कैंटीन के ऊपर जो है वो सर्विस दी, और सर्विस देने के बाद कितने पैसे कमाए, 59,010 रुपये कमाए। और फिर वो पूरा महीना पर खर्च किया, ड्रिंक के ऊपर कितने खर्च किए, 6,000। तेरा फ्यूल पे, मेंटेनेंस पे, रिपेयर पे, वेजेस पे, डेप्रिसिएशन पे, ये सारे मिला के टोटल एक्सपेंडिचर ये दिए हुए हैं। ठीक है। टोटल इनकम ये है। वो कहता है कि जी टोटल एक्सपेंडिचर है 42,000। कहता है ड्यूरिंग द मंथ द कैंटीन सर्व 56,200 मील्स। 56,200 लोगों को खाना खिलाया। बड़ा सादा सा इसका पॉइंट बन गया कि 56,200 कस्टमर आए होंगे, हर कस्टमर ने एक एक खाना खाया हो, तो 56,200 कस्टमर आए होंगे ना पूरे महीने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी कितने लोगों को सर्विसेज दी हैं, 56,200 लोगों को सर्विसेज दी हैं। और 56,200 लोगों को सर्विस देने के ऊपर हमने कितने पैसे खर्च किए हैं, 42,150 खर्च किए हैं। और 56,200 लोगों को सर्विस देने के बाद का डाटा। अब वो क्या सवाल पूछ रहा है, डाटा तो बड़ा बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जवाब इसका छोटा सा होगा। देखिए क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट पर मील। ये एक सवाल है। ठीक है। चलिए मैं इसको इस तरह, पहला सवाल ये है। वो कहता है कि जी कॉस्ट पर मील कैलकुलेट करें। अब इसका फार्मूला याद करें, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल मील सर्व्ड। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, 42,150। टोटल मील्स कितने सर्व किए, 56,200। 42,150 को 56,200 पे तकसीम करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आपकी एवरेज कॉस्ट पर मील आ जाए। इसको देख लेते हैं। ये देखें जरा, पहला जवाब ये है, एवरेज कॉस्ट क्या है ये। ठीक हो गया। अच्छा फिर वो क्या कहता है दूसरा, एवरेज है कि एवरेज इनकम कितनी है, एवरेज इनकम पर मील कितनी है। तो आपने क्या करना है, सिंपली कितनी इनकम कमाई है, 59,010। 59,010 को अगेन मील सर्व पर डिवाइड करेंगे। मील सर्व कितनी है, 56,200। तो 59,010 तकसीम 59,010 तकसीम 56,200, तो आंसर आ जाएगा 1.05 पर मील। एक मील के ऊपर कितने पैसे कमाए हैं, 1 रुपये, 1.05 पर मील। और खर्च कितने किए हैं, 75 पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे खर्च थोड़े किए हैं, कमाए ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। लेकिन अभी इसने ना प्रॉफिट की कोई बात की है, ना कोई उसने लॉस की बात की है। उसने सिर्फ यही जज करने की कोशिश की है कि एक मील को सर्व करने के ऊपर हमने अपनी जेब से कितने पैसे खर्च किए, तो जवाब होगा 75 पैसे। और एक मील को सर्व करने के ऊपर कितने पैसे कमाए या कस्टमर से कितने पैसे हासिल किए, तो वो है 1.05 पर मील। ठीक हो गया। चले ये था छोटा सा। चले थोड़ा सा अब एनालिसिस का सवाल आ रहा है। आपने एनालिसिस भी करना है, अपनी सर्विस का एनालिसिस करना है कि हमने ये सर्विस जो है वो किस तरह दी है, फायदेमंद भी है या नहीं है, या हम अपनी सर्विसेज को जो है ना वो अपनी कॉस्ट से ज़्यादा तो नहीं, कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं इनकर कर रहे। तो वो उसकी एनालिसिस करना है। तो इस सवाल में वो ये कहना चाह रहा है, द फॉलोइंग फिगर्स टेकन फ्रॉम द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द टू इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड्स वर्किंग ऑन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड। वो कहता है कि दोनों कंपनियां जो हैं वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड यूज कर रही हैं। दोनों कंपनियां एक ही जैसा मेथड यूज कर रही हैं, और दो अलग अलग कंपनियां हैं, और दोनों जो है ना वो बिजली के महकमे हैं या बिजली के कोई कंपनियां हैं, और वो इस तरह अपना डाटा प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे मीटर रीडिंग, बिलिंग एंड कलेक्शन कॉस्ट। ये देखिए। अच्छा अब ये बात क्लियर कर लें कि ये कॉस्ट के बारे में जिक्र कर रहा है, कॉस्ट है ये।
किसकी कॉस्ट है? बोर्ड ए। बोर्ड ए कह लें या कंपनी ए कह लें, कंपनी ए की कॉस्ट है ये, ठीक है, की कॉस्ट है, ठीक है। चले, दो कंपनीज है या दो बोर्ड कह लें। कंपनी ए की कॉस्ट क्या है? सैलरीज के ऊपर उसने कितने पैसे खर्च किए? 150 रुपए। अच्छा, ये 150 रुपए नहीं है, ये जरा देख लें, ये थाउजेंड्स पे लिखा हुआ है, तो थाउजेंड्स का मतलब क्या हुआ? 1,50,000। ये दो, अब ये देख लें कि कंपनी ए ने सैलरीज के ऊपर खर्च किया 1,50,000, कंपनी बी ने खर्च किया 2,40,000। अब इनका हमें कंपेरिजन करना है कि उसने अपने टोटल खर्चों को कंपैरिजन करना है एक दूसरे के साथ। अच्छा चलें, कंपैरिजन करने के लिहाज से मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज। आपने अब इस तरह करना है, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। और ये किसकी कर रहे हैं? पहले ए की करेंगे, बोर्ड ए की करेंगे। ये ऐसे समझ लें, एक कॉलम बना दिया मैंने, ठीक है। और इसी तरीके से अब परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, और साथ ही लिखूंगा पी, क्योंकि दो कंपनी है ना, तो पहले ए कंपनी का सॉल्व किया, अब दूसरी कंपनी का। ये जरा देखते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बन जाएगी। अब जरा मैं परसेंटेज कैलकुलेट करता हूँ। 150, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, 150 ज़रब 100 तकसीम। अब ये देखें, टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है लफ्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 600, ठीक है। तो हमने 150 तकसीम 600 करेंगे, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी? आंसर आ जाएगा 25%। 25% आंसर आ जाएगा। ये है ए की कैलकुलेशन। अब बी की कैलकुलेशन क्या होगी? बी की कॉस्ट कितनी है? 240। इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है? सैलरी की कॉस्ट कितनी है? 240। 240 ज़रब 100 तकसीम, अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 1000। तो इसको 1000 पे तकसीम कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 24%। 24%, ठीक है। अब ये देखें, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपनी ए ने अपनी जो सैलरीज की जो कॉस्ट अदा की है, उसकी परसेंटेज कितनी बनती है? 25%। वही सैलरीज की कॉस्ट कंपनी बी ने कितनी अदा की है? वो 24% अदा की है। तो जब अब हम कंपैरिजन करें, तो सैलरीज के लिहाज से कंपनी ए की कॉस्ट ज्यादा है, और सैलरीज के लिहाज से कंपनी बी की कॉस्ट कम है परसेंटेज के हिसाब से। तो ये मैंने एक दफा फार्मूला दे दिया, अब आप ये बाकी कैलकुलेट करें। बाकी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 300, आप भी जरा नोट डाउन करें। 300 ज़रब 100 तकसीम टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कितनी है? 600। मैंने तो बड़ी जगह घेर घेर के इसको हल किया है, लेकिन ये मैंने आपके लिए किया है, आपने तो इसको कैलकुलेटर से ही करना है। तो अब आप कैलकुलेटर से इसको सारों को सॉल्व करेंगे आप। ये कितना हो जाएगा? 50%। और ये क्या हो जाएगा? 480 ज़रब 100 तकसीम 1000, क्योंकि इसकी टोटल कॉस्ट 1000 है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 48%। 48%, ठीक है। अब ये पैरेलल जो है ना, हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, और इस तरह सारों का कंपैरिजन करेंगे, और सारों के परसेंटेजेस में आंसर आ जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आखिर के अंदर जो टोटल होगा परसेंटेज का, इन सारे परसेंटेजेस को जमा करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? ये भी 100% बन जाएगा, और ये भी 100% बन जाएगा, ठीक है, सारों को। अच्छा, अब देखें, तरतीब से करते जाएं। 30 की परसेंटेज लें, ये तो इसकी परसेंटेज तो जीरो होगी, ठीक है। इसकी भी परसेंटेज लें, सबकी परसेंट ले लें, सबकी परसेंटेज लेंगे ना, तो उसका जो टोटल होगा वो 100% होगा। इसी तरीके से बोर्ड बी की भी हर चीज की परसेंटेज लेंगे, उनका भी टोटल क्या होगा? तो वो भी 100%। इस तरह हमने जो है वो परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली। अब आपसे वो थोड़ा सा और आगे पूछ रहा है, मैं थोड़ी सी इसको स्क्रोल डाउन करता हूँ। वो कहता है कि जी कंपैरेटिव कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब क्या कहेगा? मे बी कलेक्टेड एज फॉलोज। चलिए थोड़ा सा और इसको रेज करते हैं। वो कहता है कि एंड आर यूजफुल इन शोइंग हाउ वेल और अदरवाइज इंडिविजुअल सर्विस आर परफॉर्मिंग। वो कहता है कि जी इनकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करें। परसेंटेजेस तो कैलकुलेट कर ली आपने, इसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करें। और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? कि मसलन
नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं? 2880। ठीक है, 2880। आपने क्या करना है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? 600। तो आप क्या करेंगे? 600, 600 है ना, ये आप पूरी कॉस्ट लिखें, 6 लाख। 6 लाख तकसीम 2880। इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? आप जरा डिवाइड करें, इसका आंसर क्या आएगा? मैं भी यहाँ पे इसको कैलकुलेट करता हूँ। अब आपने सिर्फ इसकी जो है ना वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। देखिए जरा, 6 लाख तकसीम 2880, आंसर आ जाएगा 208.33। क्या जवाब आएगा? 208 इशारिया। तो मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? राउंड करने से 208 ही रह जाएगा, ठीक है ना। अगर 0.5 से ज्यादा है तो उसको एक में कन्वर्ट कर दो, अगर 0.5 से कम है तो उसको राउंड करके रिड्यूस करके पूरी फिगर पे ले आओ, ठीक है। तो 208.33 आंसर अगर आता है तो मैंने उसको राउंड करके कितना लिया? 208 पे ले लिया। अब जरा देखें, इसका भी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा? टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट ये दी हुई है 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन को डिवाइड कर दें 9600 पे। 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 9600, तो इसका आंसर आ जाएगा 104। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। इसी तरह बाकी करते हैं। करना यही है कि हर दफा ये 600 लेनी है और हर दफा ये 1000 लेनी है। अब ये चूंकि अगली कैलकुलेशन हमने क्या करनी है, 800 है, फिर 18 है, फिर 4000 है। क्या करना है? 6 लाख तकसीम 800 हो जाएगा। 6 लाख, हर दफा कॉस्ट ये लेनी है, न्यूमरेटर में हमने 6 लाख ही लेना है, और डिवाइड जो करें ना हर दफा डिफरेंट करना है। पिछली दफा हमने 2880 से डिवाइड किया था, इस दफा हम 800 से डिवाइड कर देंगे। जब 800 से डिवाइड करेंगे तो पर वो कहता है नंबर ऑफ द कंज्यूमर, वो कहता है कि पर कंज्यूमर के लिहाज से कॉस्ट कितनी है। तो अगेन 6 लाख तकसीम 800, 750 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। अच्छा जी, अब बोर्ड बी का चेक करते हैं। इसकी कॉस्ट कितने लेंगे? 10 लाख लेंगे। 1 मिलियन, ये देखें ये लिखा हुआ है ना, 1000 लिखा हुआ है ना, इसमें 1000 नहीं, इसमें 3 जीरो और ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा? 1 मिलियन बन जाएगा। 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1600, तो ये आंसर आ जाएगा 625। ठीक है ना, ये आ जाएगा 625। अब आपने सिंपली यही करना है कि आपने पर यूनिट या पर कॉस्ट यूनिट जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। और हर दफा बोर्ड ए के लिए न्यूमरेटर क्या होगा? 6 लाख, और बोर्ड बी के लिए न्यूमरेटर क्या होगा? 10 लाख, ठीक है। डिवाइड बोर्ड ए के लिए कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 6 लाख तकसीम 2880, 6 लाख तकसीम 800, 6 लाख तकसीम 18, 6 लाख तकसीम 4000, ठीक है। और इसी तरीके से 10 लाख तकसीम 9600, 10 लाख तकसीम 1600, 10 लाख तकसीम 50, 10 लाख तकसीम 4000। हर किसी के आंसर आ जाएंगे और फिर आप कंपैरिजन करके बता देंगे कि किसकी कॉस्ट ज्यादा है, किसकी कॉस्ट कम है। मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। मैं एक दफा ये कैलकुलेशन किए हुए आंसर्स को आपके साथ टैली कर लेता हूँ। पहला 104, दूसरा आंसर कितना है? 625। आए जरा इसको हम देखते हैं, फिर आपने इसको खुद ही सॉल्व करना है। वो आपके सामने कैलकुलेट की थी, ये परसेंटेजेस जो है ना वो सारी सेम है। ये देखें, पहली परसेंटेज 25 है, दूसरे दूसरे की परसेंटेज 24 है, इधर पहली परसेंटेज 50% है, इसकी 48 है, एंड सो ऑन। ये सारी आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और पहले कॉस्ट मिलियंस पर यूनिट कितना है? 208, इसका कितना है? 104, ये हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। इसका 750 है, इसका 625 है, ठीक है। ऐसे आप ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह जो है वो कॉस्ट पर आ जाएगी, पर कॉस्ट यूनिट आ जाएगी। और इस तरह आप कंपैरिजन करें तो पता चला द इंफॉर्मेशन contained in the following table is much more useful for the comparison purpose than the reading the billing cost information as above। ठीक है, ये सारी की सारी मालूमात जो है वो आपने कैलकुलेट कर ली। चलें जी, एक और सवाल करते हैं। ये सवाल जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और एक पूरे चैप्टर को ये कवर करने वाला सवाल है। अगर पेपर में कोई सर्विस कॉस्टिंग के लिहाज से सवाल आएगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, इसको हम बड़ी डिटेल से और बड़े कंप्लीटली तरीके से हम इसको सॉल्व करने का कैसे होगी।
देखिए जी, टेस्ट यूर स्टैंडिंग हैप्पी रिटर्न्स लिमिटेड ऑपरेट्स हॉलेज बिजनेस। कोई ट्रक्स हैं जो चलाए जाते हैं और लोगों को सर्विस दी जाती है विथ 3 व्हीकल्स। बल्कि उन्होंने बता दिया कि 3 किस्म की गाड़ियां हैं, या 3 किस्म के ट्रक्स हैं जो कि जो है ना वो सामान को लेने ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस डाटा इज अवेलेबल। के नीचे दिया गया डाटा जो है ना वो एस्टिमेटेड है। कैसे? पेट्रोल जो है वो पर किलोमीटर एवरेज के हिसाब से कितना पड़ता है, 50 पैसे, या $0.5 कह लें। $0.5 1 किलोमीटर के लिहाज से खर्चा आता है कंपनी का। और रिपेयर के लिए 0.3 पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा आता है। और डेप्रिसिएशन 1 पर किलोमीटर के हिसाब से आती है, और पर वीक के हिसाब से। अब देखें, पर किलोमीटर और पर वीक ये दोनों को मिला के हम कैसे कहेंगे? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है कि जी ड्राइवर की जो वेजेस है 300 पर वीक है। एक ड्राइवर की वेजेस 300 एक वीक की है। तो कितनी गाड़ियां हैं? ये देखना, कितनी गाड़ियां हैं? एक गाड़ी के 300 है तो कितनी गाड़ियां? 3 गाड़ियां हैं तो कितने हो जाएंगे? 900 हो जाएंगे। 300 ज़रब 3, 900। अब ये देखें, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट की जरा मिसाल देखें कि वो वी के हिसाब से भी देख रहा है और व्हीकल के हिसाब से भी देख रहा है। अगर एक व्हीकल की खर्च की बात की जाए तो वो 300 है, लेकिन 3 व्हीकल्स की बात की जाए तो फिर वो कितना है? 900 है। ठीक है। वो वीक को भी जेन में रख रहा है, वो व्हीकल को भी जेन में रख रहा है। दोनों चीजों को इकट्ठा जेन में रखकर जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है। लिहाजा इसकी जो कॉस्ट कहलाएगी वो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहलाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, फिर वो क्या कहता है? सुपरविजन एंड जनरल एक्सपेंसेस हैं 550 पर वीक। एक हफ्ते के 550 रुपए खर्चे हैं। ठीक है। जनरल सुपरविजन कॉस्ट है, ये सिर्फ पर वीक बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक वीक के अंदर सारी गाड़ियों के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है? 550 रुपए। अच्छा, और 550, और व्हीकल कितने हैं? 3 है, तो जरा 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1650 हो जाएगा। अच्छा, फिर वो कहता है लोडिंग कॉस्ट कितनी है? लोडिंग कॉस्ट है 6 रुपये पर टन। 6 रुपये पर टन है। जरा देखते हैं हमारे सवाल के अंदर कितने टन जो है ना वो हमने कैरी किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 280 टन। ठीक है। तो 280 टन जरा 6 रुपये पर टन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पूरी वीक की कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, फिर वो क्या कहता है? मैंने आपके लिए डाटा जो है ना वो हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ पे आपको जो है ना सवाल हल करने में आसानी हो। वो कहता है कि जी 3950 इसकी कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग द वीक नंबर 26। 26वां जो हफ्ता था ना उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ये भी जेन में रख लें। 26वां हफ्ता कोई होगा इससे पहले जितने भी हफ्ते काम कर लिए होंगे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली होगी। अब 26वां हफ्ता आया है या 26वां वीक आया है तो उसकी कॉस्ट आपके जरिए वो कैलकुलेट कर रहा है, और वो बता रहा है कि जी 280 टन जो है वो हमने वेट कैरी किया है अपनी गाड़ियों में। कहना चाह रहा है कि जर्नी, पहला जर्नी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9 जर्नी किए हैं पूरे हफ्ते में। ठीक है ना? मतलब है कि 9 दफा गाड़ियां गई हैं और वापस आई हैं, गाड़ियां गई हैं और वापस आई हैं। जर्नी का मतलब ये है कि एक दफा गए फिर वापस आ गए, ये एक जर्नी हो गया। फिर दूसरी दफा गए, उसी हफ्ते की बात हो रही है, उसी हफ्ते में दूसरी दफा गए फिर वापस आ गए। ठीक है। अब देखो, पहली दफा जब गए तो कितने टन जो है वो कैरी किया? 34 मीटर सफर किया। एक तरफ से जो है ना 180 है। ठीक है। और जब वापस आएंगे तो फिर वो कितना हो जाएगा? 180 जमा 180 360 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये सारी किलोमीटर को जो है ना वो 2 से 950 किलोमीटर सफर किया। यहाँ पर वो खुद भी बता रहा है और हमने यहाँ पर खुद भी कैलकुलेट कर दिया। टोटल सफर कितना किया? 3980, 265, 390, सारों को जमा किया तो एक तरफ का, ये देखिए ना 1 भी लिखा हुआ है, एक तरफ का जो है ना वो 1900 सफर हो गया। 3950 किलोमीटर सफर किया। अब वो पूछ रहा क्या है आपसे? अगेन, डाटा बहुत बड़ा है लेकिन सवाल बहुत छोटा सा है। सवाल इतना बड़ा नहीं है, डाटा थोड़ा सा बड़ा सा है। वो कहता है कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। वो कहता है कि जी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करें पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि टन्स को भी हमने जेन में रखना है और किलोमीटर को भी जेन में रखना है, और देखें किस तरह सवाल हल होगा। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल कॉस्ट किसकी टोटल कॉस्ट? वीक 26 की टोटल कॉस्ट। अभी हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? मैं बल्कि फार्मूला भी लिख देता हूं। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। एवरेज कॉस्ट पर
टन और डैश पर किलोमीटर। उसका फार्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन्स एंड किलोमीटर्स। फार्मूला बड़ा आसान सा है। टोटल कॉस्ट, हमने टोटल खर्चे उठाने हैं और उसको डिवाइड करना है टोटल टन्स एंड किलोमीटर्स। ये भी मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जब ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे, इनको आपस में डिवाइड करूंगा, हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा, एवरेज पर टन पर किलोमीटर कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, बल्कि मैंने यहाँ पे लफ्ज को थोड़ा सा स्किप कर दिया है। लफ्ज क्या बनेगा? एवरेज कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। ठीक है, ये मालूम करने जा रहे हैं। पहले हम न्यूमरेटर को हल कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट को हल कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट को कैसे हल करेंगे, जरा वापस आए, डाटे की तरफ वापस आए। हमने देखा कि हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो अब देखिए जरा, हमारे पास नाम भी लिखता हूँ साथ साथ, पेट्रोल। पेट्रोल के लिए पी लिख रहा हूँ, रिपेयर के लिए आर लिख रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा अपना टाइम बचा रहा हूँ। और डेप्रिसिएशन के लिए डी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जरा, 50 पैसे खर्च हुए पर किलोमीटर पे, ये 30 पैसे खर्च हुए, और ये 1 रुपया खर्च हुआ। टोटल कितने पैसे खर्च हुए? 1 रुपये 80 पैसे खर्च हुए। 1 रुपये 80 पैसे। अच्छा, अब हम जरा देखें, अगर 1 रुपये 80 पैसे खर्च हुए हैं और टोटल कितने किलोमीटर हमने पैसे, टोटल कितने किलोमीटर हमने जो है ना वो सफर किया है, जरब 3950। 3950 किलोमीटर सफर किया है हमने। ठीक है, तो हमने पेट्रोल, रिपेयर और डेप्रिसिएशन के ऊपर कितने पैसे खर्च कर दिए अब तक? 7110 रुपये खर्च कर दिए। ये तो है सिंपली किलोमीटर के ऊपर पैसे खर्च किए हैं। ये बात याद रख लें कि हमने दो तरीकों से पैसे खर्च किए हैं। सफर भी किया है, तो वो सफर किया है किलोमीटर के हिसाब से, और साथ ही वजन भी कैरी किया है, जिसको हम टन कहते हैं। तो हमने टनों के लिहाज से अलग खर्चा देखना है और किलोमीटरों के हिसाब से अलग खर्चा देखना है। तो अब जरा देखें कि हमने ये भी खर्चा किया है, 300 पर वीक खर्चा किया है, 550 पर वीक खर्चा किया है, और यहां पर व्हीकल लिखा हुआ है। और फिर वो कहता है, यहां पर भी वो कह रहा है 50 पर वीक जो है पर व्हीकल खर्चा किया, किस चीज का? डेप्रिसिएशन का। अगेन डेप्रिसिएशन, और वेजेस के लिए, ड्राइवर वेजेस के लिए डब्ल्यू लिख रहा हूं, और सुपरवीएन के लिए मैं अलग लिख रहा हूं। ठीक है, सुपरवीएन के लिए एस लिख रहा हूं। अब देखो जरा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। 50, वो कहता है 50 पर वीक है, पर व्हीकल है, तो क्या करेंगे? जरब एक, जरब एक का मतलब क्या है? पर वीक। और पर व्हीकल का मतलब 3। अगर एक व्हीकल के 50 रुपए हैं तो 3 व्हीकल के कितने हो जाएंगे? 150। ठीक है, फिर 300 रुपये वेजेस हैं। 300 जरब एक, एक वीक के, जरब 3, तो ये कितने हो जाएंगे? ये 900 हो जाएंगे। और सुपरवियन क्या है? 550 पर वीक, जरब 3 पर व्हीकल, ये कितने हो जाएंगे? 1650। इन तीनों को टोटल कर लें। इन तीनों को टोटल करने से बनता है 1650 और 150, 1800, और ये 9, ये हो जाएगा 2700। ये कितना हो जाएगा? 2700। अच्छा जी, एक खर्चा हमने ये किया हुआ है, अब ये एक खर्चा ये हो गया। अब तीसरी किस्म का खर्चा, लोडिंग कॉस्ट। लोडिंग कॉस्ट अलहदा है, मैं एलसी लिख रहा हूँ, लोडिंग कॉस्ट के लिए एलसी लिख रहा हूँ। और एलसी क्या है? 6 पर टन है, तो क्या करेंगे? 6 को जरूर दे देंगे 280 टन से, क्योंकि हमने 280 टन जो है ना वो कैरी किया है। एक टन के पैसे 6 रुपये हो गए, 280 टन के कितने हो जाएंगे? 280 जरब 6, ये 1680 हो जाएगा। और 1680 रुपये ये खर्च किए।
हमने तीन किस्म के पैसे खर्च किए हैं, 7110, 2700। अच्छा, ये मैंने इनर कॉलम में लिखा हुआ है आपके लिए, वर्किंग इनर कॉलम की हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है ना वो कैलकुलेशंस थी। मैंने एक साइड पे इसको कर लिया, तो वो टोटल बना 2700, इसका टोटल बना था 7110, और ये टोटल बना है 1680। तो टोटल कंपनी ने कितने पैसे खर्च किए ये भी हम टोटल कर लेते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पर ये देखें, थोड़ा सा वर्किंग में, हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर आ गई, कि यहाँ पर लिखा हुआ है 550 पर वीक लिखा हुआ है। ये है जी 550। तो ये हो जाएगा 550, और ये टोटल हो जाएगा 1600। ये 1600 हो जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा 7110 जमा 1600 जमा 1680। ये टोटल खर्च हो जाएगा 10,390। 10,390। हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। टोटल कॉस्ट पूरे वीक 26 की टोटल कॉस्ट कितनी है? 10,390। हमारी एक चीज कैलकुलेट हो गई, 10,390। हमने न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लिया है, अब हम डिनोमिनेटर की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, डिनोमिनेटर कैसे कैलकुलेट होगा? डिनोमिनेटर बड़ा आसान है, और एक मिनट, वो क्या है? आपने सिंपली क्या करना है, चूंकि हमने यहां पर लिखा हुआ है टोटल टन्स एंड किलोमीटर्स, क्या करना है? तो ये आ जाएगा आपका, मैं यहीं पर ये कॉलम बना देता हूं, टन्स एंड किलोमीटर्स। ये आपने भी बनाना है ये कॉलम। 134 × 180 कितना हो जाएगा? 6120। अच्छा जी, साथ साथ करते जाते हैं। 265 × 28, 7420, 390 ज़रब 40, 15,600, 600, 115 × 32, 3,680, फिर 220 × 26, 5,720, 480 × 40, 19,200, 90 × 29, 2,610। मेरी बात समझ आ रही है ना, कि आपने टन्स एंड किलोमीटर्स करने हैं, ठीक है? तो 34 टन कैरी किया होगा, और 180 किलोमीटर का सफर किया होगा, ठीक है? तो जब 180 किलोमीटर का सफर किया होगा, तो टन्स एंड किलोमीटर्स के लिहाज से वो कॉस्ट यूनिट क्या आ जाएगा? 6120, ठीक है? 7,420, 15,600, 3,680, ठीक है ना? ये 3,680 है।
ठीक है। अच्छा, 5,720, 19,200, 2,610। ठीक है। फिर है जी आपका 100 × 26, तो ये 26 तो आ जाएगा। ठीक है ना। और 135 × 25, 135 × 25, 3375 आ जाएगा। 3375। ठीक हो गया। अब इन सारों को टोटल कर लेते हैं। जब इन सारों को टोटल कर लेंगे तो हमारे फार्मूले का डिनोमिनेटर आ जाएगा टोटल टन्स एंड किलोमीटर्स। ठीक है, इन सारों को टोटल करते हैं। ये बनता है सारों को टोटल करने से 66,325। ठीक है, 66,325। ये क्या हो जाएंगे टोटल टन्स एंड किलोमीटर्स। इसको टन्स एंड किलोमीटर की जगह पे पुट कर देते हैं। पुट करेंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 10,390 तकसीम 66,325। 10,390 तकसीम 66,325। आंसर आ जाएगा 0.157। 0.157। और ये क्या होगा 0.157 पर टन पर किलोमीटर। पर टन पर किलोमीटर जो है वो आपका आंसर है। ये देख लें। कुछ इसी तरह का जो है ना वो सॉल्व किया। पहले एक जो है ना वो पेट्रोल की रिपेयर की डेप्थ की कॉस्ट ली हुई है। फिर उसके बाद लोडिंग कॉस्ट ली, टोटल बनी 10,390। और 66,325 जो है वो आया। तो आंसर आ जाएगा अब आपका 0.157 पर टन पर किलोमीटर। पर टन पर किलोमीटर ये आंसर। चलें अब इसको सॉल्व करें, आप अपने तौर पर भी इसको सॉल्व करें और देखें कि इसमें क्या इशू है। अगर कोई इशू है तो मुझसे आप पूछेंगे। ये था आपका सर्विस कॉस्टिंग का टॉपिक। मैंने दो तरीकों से आपको सर्विस कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ाया। पहले मैंने सिंगल कॉस्ट यूनिट के जरिए जो है वो आपको पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाई। फिर मैंने आपको कंपोजिट कॉस्ट यूनिट के जरिए जो है ना वो पर कॉस्ट यूनिट जो है ना वो कैलकुलेट करना सिखाई। और मैक्सिमम इतनी ही प्रैक्टिस जो है वो कॉस्ट सर्विस कॉस्टिंग के लिहाज से अवेलेबल है। और अगर कोई क्वेश्चन जो है वो हम एमसीक्यूज के जरिए, जब हम कल एमसीक्यूज को हम हल करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और ये चैप्टर बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा। चलें आज तक के लिए इतना ही है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में इन्हीं टॉपिक्स के जो है वो एमसीक्यूज हल करेंगे और इस तरह हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और पेपर की तैयारी के लिहाज से हम बड़े अच्छे प्रोग्रेस कर जाएंगे। चलें कल तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।